Assalamu alaikum. We are doing this class for the revision of paper 1 O-level maths. देखो, पहला कॉन्सेप्ट जो मैं रख रहा हूँ रिवीजन में वो ये है कि हमारा कोर्स कहता है कि जब आप पेपर 1 में भी वर्किंग करें तो उसमें सारी नेसेसरी वर्किंग शो करें। इट्स अ वेरी कॉमन परसेप्शन और रॉन्ग परसेप्शन कि यार ओ लेवल में मैथ्स में पेपर 1 में कुछ दिखाने की क्या जरूरत है। हालांकि दिस इज अ रॉन्ग एजम्पशन कि आपको मैथ्स पेपर 1 में भी वर्किंग पूरी दिखानी है। हमने जो पेपर सॉल्व किए उसमें हमने कोशिश करते थे कि सारी वर्किंग शो करें। पेपर के फर्स्ट पेज पे जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनकी मैंने एक लिस्ट यहाँ शो की है। इसमें कोई चॉइस नहीं होती। आपको जब आंसर देना होता है तो आंसर गिवन स्पेस में रखें, उससे एक्सीड ना करें, और ऐसी पेंसिल वगैरह से वर्किंग ना करें जो कि इरेजेबल होती हैं पेंसिल्स वगैरह, और पेन से वर्किंग करें। हाँ, ग्राफ जो होता है वो आप पेंसिल से बनाएं, दैट्स फाइन। और जाहिर है कि ये पेपर 1 है तो कैलकुलेटर इसमें अलाउ नहीं है। और जैसे मैंने पहले कहा कि आपको सारी वर्किंग शो करनी होती है। सबसे पहले चूंकि पेपर 1 में मेन टॉपिक्स जो कवर होते हैं वो छोटे वाले टॉपिक्स हैं, तो मेन फोकस हमारा उन टॉपिक्स पर है विच आर रिलेटिवली स्मॉलर टॉपिक्स, लो लेवल टॉपिक्स जो कहलाते हैं ना, सिग्निफिकेंट फिगर्स। सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल देखिएगा। पहला रूल ये है कि एवरी नॉन जीरो डिजिट इज सिग्निफिकेंट। जैसे 24 में 2 सिग्निफिकेंट हैं, 3.56 में 3 है, 7 में 1 है। रूल नंबर 2, जीरोस बिटवीन नॉन जीरोस आर सिग्निफिकेंट। जैसे 7003 है और उसमें 4 सिग्निफिकेंट हैं, 40.9 में 3 सिग्निफिकेंट हैं। बीच में अगर जीरो है और दोनों तरफ नॉन जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट होगा। देखो, जीरोस अपीयरिंग इन फ्रंट ऑफ नॉन जीरोस वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। जैसे हम लिखते हैं 0.0024, अब इसमें डेसिमल से पहले भी जीरो है ना, तो डेसिमल के बाद वाले जीरो काउंट नहीं होंगे। रूल नंबर 4, zeros at the end of a number and to the right of a dp are significant। जैसे आप 43.00 लिखें, डेसिमल के इस तरफ जो जीरो आते हैं राइट साइड पर और डेसिमल से पहले जीरो नहीं है तो वो काउंट होते हैं। अब देखो, बड़े गौर से देखना, 1.010 आपने सबको काउंट किया, 1.50 इसमें भी आपने डेसिमल के बाद वाला जीरो काउंट किया। Zeros at the end of a number when no dp is present are not significant। अब देखो, जैसे 300 है, इसमें कोई डेसिमल प्लेस नहीं है,
अब अगर ऐसा हो तो आप उसमें डेसिमल को काउंट नहीं करते, फिर डेसिमल के बाद वाले जीरोस को काउंट नहीं करते। 27,300 इसमें आप जीरोस आखिर में है, फ्लोटिंग जीरोस हैं, जीरो सी पर खत्म हुआ तो वो जीरो काउंट नहीं होते। यूनिट कन्वर्जन्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पेपर वन में सारे इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स याद करके जाने चाहिए। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट कन्वर्जन्स जो है वो स्क्रीन पर शो किए, इनको सब एक नजर देख लो। फिर एरिया या वॉल्यूम का जब सवाल आता है तो एरिया और वॉल्यूम में मेन कन्वर्जन यही है, लेकिन आप उसमें एरिया के केस में स्क्वायर कर दें और वॉल्यूम के केस में क्यूब कर दें। उसके बाद किलो, मेगा, गीगा, टेरा, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, जो ऊपर वाला है वो किसी क्वांटिटी को जूम करने के लिए यूज होता है और नीचे वाला किसी क्वांटिटी को डिमिनिश करने के लिए यूज होगा। Now we move forward to another little topic। ये भी छोटा टॉपिक है, पेपर वन में ज्यादातर छोटे टॉपिक्स होते हैं। देखो, नंबर्स की दो मेन टाइप्स होती हैं, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर वो होते हैं जैसे अंडर रूट में -1 कर दो, अंडर रूट में माइनस का कोई फिगर हो। रियल नंबर दो तरह के होते हैं, रैशनल और इररेशनल। अब जो रैशनल और इररेशनल का फर्क है वो क्या है? रैशनल नंबर वो होते हैं जो कि डेसिमल से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से डेसिमल बन जाए, उनको कहते हैं रैशनल नंबर।
और इररेशनल क्या होते हैं? इररेशनल वो होते हैं जो कि डेसिमल में हो, अगर वो डेसिमल में आ जाएं तो आप उनकी फ्रैक्शन नहीं बना सकते। अब जो रैशनल नंबर्स हैं वो दो तरह के होते हैं, फ्रैक्शंस और इंटीजर्स। इसमें होल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, इवन, ऑड, प्राइम। फिर इंटीजर जाहिर है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कैटेगरीज में जाते हैं। इनको एक नजर देख लो। इररेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको आप डेसिमल से फ्रैक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि वो असल में फ्रैक्शन से डायरेक्टली क्रिएट नहीं होते। अगर तुम कैलकुलेटर में इनको डालते हो तो डेसिमल के बाद प्लेसेस चलती जाती हैं। ऐसे नंबर्स इररेशनल होते हैं। रैशनल क्या होते हैं? जो डेसिमल से फ्रैक्शन बन जाते हैं, फ्रैक्शन से डेसिमल बन जाते हैं। उसमें वो भी हैं जो कि फिक्स डेसिमल प्लेस होती है, जैसे 1/2, 1/5। और इसमें जो रिकरिंग डेसिमल होते हैं उनको भी हम रैशनल ही काउंट करते हैं, क्योंकि उनको भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट वापस कर सकते हैं। फिर जो स्क्वायर रूट वाले नंबर होते हैं जो पूरे पूरे बाहर आते हैं, जैसे √4, √9, उनको हम रैशनल कहते हैं। अलोन 22/7, ये बड़ा टेक्निकल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आप 22/7 को रखें तो वो पाई के बगैर है, तो वो फिर रैशनल हो जाता है। हमारे कोर्स में जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं वो 5 हैं, और उसमें मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, पावर है। इसमें ज्यादातर जो सवाल आते हैं वो बॉड मैथ्स को फॉलो करते हैं। फ्रैक्शन, सम ऑफ ऑल फ्रैक्शंस ऑफ अ सिंगल एंटिटी इज ऑलवेज 1। ये कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर तुम किसी चीज की फ्रैक्शंस बनाओ 1/2, 1/3, तो सबको ऐड करो तो वापस 1 आएगा। फॉर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस इट इज ऑलवेज बेटर टू गिव आंसर इन मिक्स फ्रैक्शन। ये पेपर 1 की अच्छी चीज है कि अगर तुम्हारा आंसर आता है, सपोज तुम्हारा जो आंसर है अब वो सपोज आता है 3/2, तो तुम उसको मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे तोड़ के लिखो, स्क्वायर्स, स्क्वायर रूट्स, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। इस तरह के सवाल पेपर में आते हैं जिसमें तुम्हें बगैर कैलकुलेटर सॉल्व करना होता है। एग्जामिनर इसकी कोई हिंट वैल्यू दे सकता है। जो स्क्वायर रूट होते हैं उनसे वो नंबर बाहर आता है जिसमें पेयर बनता हो, जिसमें पेयर बनेगा वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, और जिसमें क्यूबिकल सेट बनेगा वो क्यूब रूट से बाहर आएगा। अब स्टैंडर्ड फॉर्म, ये बड़ा टेक्निकल सा कॉन्सेप्ट है, याद रखना चाहिए कि व्हेन यू मूव द डेसिमल टू द लेफ्ट, पावर ऑफ 10 इंक्रीजेस। व्हेन यू मूव द डेसिमल टू द लेफ्ट लाइक दिस, तुम अगर तुम डेसिमल को लेफ्ट लेके जाओगे तो पावर बढ़ेगी। By default, in a standard form, decimal should be after the first non-zero digit.
when you move the decimal to the right, when you move the decimal to the right, the power of 10 decreases. देखो तुमने डेसिमल को राइट को मूव किया ऐसे, तो पावर जो है ना वो डिक्रीज कर गई. Numbers in standard form cannot be added or subtracted until they have the same power of 10. अगर तुम इनको प्लस करना चाहते हो, माइनस करना चाहते हो, तो 10 की पावर सेम होनी चाहिए. देखो ये बड़ा मशहूर क्वेश्चन है, कई मरतबा पेपर में आ चुका है. अब एक जगह 10 की पावर 4 है, एक जगह 10 की पावर 5 है, तो आप इनको कंबाइन नहीं कर सकते जब तक आप 10 की पावर सेम ना कर लें. When we divide numbers in standard form, we subtract the powers of 10. ये बेसिकली क्या है, जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म्स को डिवाइड करते हैं, जैसे आपको ये नजर आ रहा है, जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म्स को डिवाइड करते हैं तो पावर जो 10 की है उसको माइनस कर दें. एस्टिमेशन. एस्टिमेशन एक टॉपिक है जो कभी कभी पेपर में आता है. उसमें लफ्ज इस्तेमाल होता है एस्टिमेट. अब एस्टिमेट का मतलब ये होता है कि आपको इसको ना किसी सिग्निफिकेंट फिगर पे गेस करना है. जैसे आपने राउंड कर दिया नंबर को, राउंड एवरी फिगर सो दैट इट कैन बी सॉल्व विदाउट अ कैलकुलेटर. इस तरह के काफी क्वेश्चन आते हैं, उसमें आप इसको राउंड कर दें और वो बता देता है 1 सिग्निफिकेंट है या 2 सिग्निफिकेंट है, उसमें राउंड करके सॉल्व कर दें. लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी, अपर एंड लोअर बाउंड, ये भी बड़ा रेगुलर पेपर 1 का टॉपिक है. half the number that comes after the word nearest and then add it for upper bound and subtract it for lower bound. जो नंबर nearest के बाद लिखा है उसको आधा कर दो और फिर उसको ऐड करोगे तो अपर बाउंड आएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो लोअर बाउंड आएगा. रूल नंबर 1, always half the number written after the word nearest, add it for upper bound and subtract it for lower bound. रूल नंबर 2, अगर आपको एग्जामिनर कहता है कि आपको दो चीजों का सम निकालना है और सम को मैक्सिमाइज करना है, तो आप दोनों नंबरों का अपर बाउंड ले लें. अगर आपको सम को मिनिमाइज करना है तो दोनों का लोअर बाउंड रख लें. ये बड़ा आसान सा रूल है. लेकिन ये टेक्निकल है. To minimize the difference, take the lower bound of the larger number and upper bound of the smaller number. अब जैसे ये दो नंबर हैं, ठीक है, आपने अगर इसका जो डिफरेंस है, अगर आपने इसके डिफरेंस को मिनिमाइज करना है, डिफरेंस का मतलब है ये चीज, ठीक है, इसको मिनिमाइज करना है, तो आप बड़े नंबर को थोड़ा नीचे करें, यानी उसका लोअर बाउंड लें और नीचे वाले नंबर को ऊपर लाएं. इससे क्या होगा, डिफरेंस छोटा हो जाएगा, जैसे तुम्हें ये नजर आ रहा है. अच्छा, इसी का दूसरा रूल वो भी इंटरेस्टिंग है कि अगर ये दो नंबर हैं और तुम्हें इनका जो डिफरेंस है उसको मैक्सिमाइज करना है, तो तुम
बड़ा नंबर जो है उसको और बड़ा कर दो, छोटे नंबर को नीचे ले जाओ, तो डिफरेंस मैक्सिमाइज हो जाएगा। रूल नंबर 5, अगर तुम ऊपर रखते हो लोअर बाउंड और नीचे रखते हो अपर बाउंड, तो जो आंसर आएगा वो लोअर बाउंड होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा कर दिया तुमने। अगर नीचे लोअर बाउंड है तो फिर आंसर में अपर बाउंड आएगा, क्योंकि तुमने डिनोमिनेटर छोटा कर दिया। रूल नंबर 6, अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं और प्रोडक्ट्स में अपर बाउंड्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर अपर बाउंड आएगा। अगर आप मल्टीप्लाई करते वक्त दोनों नंबरों के लोअर बाउंड्स लें तो आंसर भी लोअर बाउंड आएगा। इंडिसीज, ये बड़ा कॉमन टॉपिक है। अगर बेसिस सेम हो तो पावर ऐड कर दो, बेसिस डिवाइड हो रही हो, सेम बेसिस हो तो माइनस कर दो पावर को। पावर पर पावर हो तो उसको हमेशा मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको भी एक मर्तबा देखें गौर से। अगर आप पावर को एक साइड से दूसरी साइड पे शिफ्ट करें, जैसे यहां देख रहे हैं, तो पावर 1 अपॉन हो जाती है। अगर बेसिस सेम हो और आप पावर को इक्वेट देखें, हो जाएगा। अगर किसी नंबर की पावर 0 हो तो वो चीज हमेशा 1 हो जाती है।
स्केल्स एंड मैप्स, ये भी एक छोटा टॉपिक है जो बहुत रेगुलर पेपर में आता है। इसमें क्या होता है कि एग्जामिनर कोई रेशो देता है, जो भी रेशो दी होती है उसी को लेंथ में डायरेक्ट लगा दो। अगर एरिया निकालना हो तो उस रेशो को स्क्वायर कर दो। अच्छा, इसमें जो एक कन्वर्जन फैक्टर याद रखना चाहिए कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 100,000 सेंटीमीटर। जब आप एरिया को स्क्वायर करेंगे तो नंबर भी स्क्वायर हो जाएगा। जैसे 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, तो जब आप 1 मीटर पे स्क्वायर करेंगे तो मिलीमीटर पे भी स्क्वायर हो जाएगा। जब आप वॉल्यूम को लाते हैं रेशो में तो वॉल्यूम का मतलब है क्यूब, तो उसमें आप दोनों तरफ क्यूब कर देंगे, मेकिंग द सब्जेक्ट। ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है कि आप किसी भी चीज को जब आप रीअरेंज करें तो आप उसमें से स्क्वायरिंग करनी है तो स्क्वायरिंग कर दें। जो भी स्टेप लेना है सब्जेक्ट बनाते वक्त उसके सारे स्टेप्स शो करें, और इससे क्या होता है कि आपकी वो वर्किंग कंप्लीट हो जाती है। फैक्टराइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एक तो बिल्कुल सिंपल कॉमन वाला होता है, ये इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। ब्रेकिंग द मिडिल टर्म होता है, एलसीएम होता है, सब्जेक्ट मेकिंग होती है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और जब आप इनको सॉल्व करते हैं तो आप एलसीएम लेकर ब्रेकिंग द मिडिल टर्म करके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगाकर इनको सॉल्व कर दें। जब हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं इस तरह के सवाल आते हैं तो उसके दो मेथड मशहूर हैं, एक एलिमिनेशन और एक सब्स्टिट्यूशन। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जिनको वर्ड प्रॉब्लम्स कहते हैं। ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं इसमें हम हर स्टेप की अलग इक्वेशन बनाते हैं और फिर उनको जोड़कर जो फाइनल इक्वेशन है वो कंस्ट्रक्ट होती है। वेरिएशंस एक और छोटा टॉपिक है जो बहुत रेगुलर पेपर में आता है, पेपर 1 का टॉपिक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक्स इज प्रोपोर्शनल टू वाई, जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो उसमें कांस्टेंट लग जाता है के, और आप उसको रेशो बनाकर एक मर्तबा 1 के साथ और एक मर्तबा 2 के साथ सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये प्रोपोर्शनैलिटी का स्केच है, स्ट्रेट लाइन। अच्छा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि एक क्वांटिटी को बढ़ाएं और दूसरी क्वांटिटी कम हो जाएगी। इसमें आप एक्स वाई, एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू के बन जाएगा, और इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं x1 y1। जब आप इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी के कंबाइंड इक्वेशन बनाएं तो x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। इसका स्केच ऐसा बनता है। अब इसमें अगर एग्जामिनर सिंपल प्रोपोर्शनल बोले तो उसका मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, या तो आप के वाले मेथड से करते हैं कि आप क्या करोगे कि आप के निकालोगे फिर उसको रख के सॉल्व करोगे। दूसरा तरीका डायरेक्ट रेशियो बना लें, x1 y1 x2 y2, और उसमें डायरेक्ट जैसे फिजिक्स में करते हैं डायरेक्टली पुट करके सॉल्व कर लें। नेक्स्ट, ये टॉपिक आया था 2018 के सिलेबस में। नेट टॉपिक्स का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। नेक्स्ट का टॉपिक है क्या कि तुम अगर तुम किसी फिगर को ओपन करो और उसको फ्लैट करके रख दो तो उसको कहते हैं नेट। ये बिल्कुल ऐसा कॉन्सेप्ट है जैसे पिज्जा बॉक्स होता है, आप उसमें से पिज्जा बॉक्स को पूरा खोल लें और उसको फ्लैट करके टेबल पे रख दें, उसको कहते हैं नेट। जैसे आइसक्रीम कोन होती है उस पर एक पेपर रैप हुआ हुआ होता है, आप उसको जेंटली उतारें और उसको रखकर फ्लैट करके टेबल पे रख दें तो एक सेक्टर बन जाएगा, एरिया ऑफ अ सेक्टर। तो इसको कहते हैं नेट। मैंने इस पे पहले भी कुछ नोट्स ग्रुप पे डाले थे, आप इनको याद कर लें। जो मशहूर है वो मैंने आपको स्क्रीन पे शो किए हैं इस वक्त, इनको गौर से एक मर्तबा देख लें।
ये बेसिकली उसका आइडिया बन गया ना। तो अब देखो वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं, इनमें सिर्फ नाम रिकॉल करना काफी है, छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं, प्रॉफिट एंड लॉस है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, टेम्परेचर चेंजेस हैं, मनी ट्रांजैक्शंस हैं, परसेंटेज, टाइम मेंसुरेशन, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम। जो प्रॉफिट एंड लॉस हैं उनके तीन फॉर्मूलाज होते थे, प्रॉफिट का, लॉस का और परसेंटेज प्रॉफिट का। इनको एक मर्तबा देखना काफी है। एसपी का मतलब है सेलिंग प्राइस और सीपी का मतलब है कॉस्ट प्राइस। सिंपल इंटरेस्ट आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। पी का मतलब प्रिंसिपल, आप कितने पैसे बैंक में डालते हैं, और आई का मतलब है सिंपल इंटरेस्ट। अब जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, ये टॉपिक 2018 में वापस ऐड हुआ था, पहले होता था कोर्स में भी निकाल दिया। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट यू अर्न ऑन द इंटरेस्ट। आपने 100 रुपए बैंक में डाले, उसका 5 रुपए का प्रॉफिट आया, तो अगले साल 105 पर आपको प्रॉफिट मिलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट नया टॉपिक है, इसका फॉर्मूला गौर से देखें दोबारा से और अच्छे से याद कर लें। परसेंटेज, जब आप परसेंटेज इंक्रीज निकालते हैं तो ऊपर आप इंक्रीज रख दें, नीचे आप ओरिजिनल वैल्यू रखें और इनटू 100 कर दें। रेशियो प्रोपोर्शन एक ऐसा टॉपिक है which actually comes every paper, in every paper, ratio upon sum of ratio into total। इसका बड़ा मशहूर फॉर्मूला है। रेशियो दो तरह की होती हैं, डायरेक्ट रेशियो और इनडायरेक्ट रेशियो। दोनों में क्या फर्क है कि अगर तुम एक क्वांटिटी को इंक्रीज करो और दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाए तो उसको कहते हैं डायरेक्ट रेशियो, और अगर आप एक क्वांटिटी को बढ़ाएं और दूसरी क्वांटिटी कम हो जाए तो वो इनडायरेक्ट रेशियो है। डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड। देखो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसके दो यूनिट्स हैं, मैंने उसके कन्वर्जन दिए, और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिखा है। एवरेज स्पीड कब लगाते हैं? एवरेज स्पीड तब लगाते हैं जब आपको टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम पता हो, यानी उसमें जर्नी टाइम होता है, बीच में आप कहीं रुक गए वो भी शामिल होगा, आप स्लो चल रहे हैं और आप तेज चल रहे हैं, सब शामिल होगा। ये फॉर्मूला तब लगाते हैं जब जर्नी इज इन स्टेजेस। करेंसी एक्सचेंज,
करेंसी एक्सचेंज को टॉपिक नहीं अलग से, वो रेशो लगती है, जो भी करेंसीज होती हैं उन पे रेशो लगता है कन्वर्जन पे। हाँ, टाइम मेंसुरेशन याद कर लो कि जर्नी टाइम इज इक्वल टू अराइवल माइनस डिपार्चर। अगर डे चेंज हो रहा है तो आप उसमें 24 ऐड करेंगे। सिमेट्री एक और ऐसा टॉपिक है जो हर साल पेपर में दिखता है। एक सिमेट्री की दो मेन टाइप्स हैं, एक कहलाता है लाइन सिमेट्री और दूसरा कहलाता है रोटेशनल सिमेट्री। देखो, लाइन सिमेट्री क्या होता है कि तुम किसी फिगर को बीच में से डिवाइड करो और वो उस पर फोल्डेबल हो, डिवाइड हो सके। अब जैसे ये है, ये लाइन बिल्कुल बीच में से जा रही है ना, फिगर इस पे फोल्ड हो जाएगी। यहाँ पर दो लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं, यहाँ पर आप देखें चार हैं। सर्कल में याद रखें कि सर्कल में इनफिनिट लाइंस ऑफ सिमेट्री होते हैं। इसी तरह लेटर्स में होता है। अब ये रेक्टेंगल है। रोटेशनल सिमेट्री क्या होता है, जब आप किसी चीज को घुमाते हैं 360 डिग्री पर, पूरा टर्न करते हैं, तो वो अपने ऊपर कितनी मर्तबा सुपर इम्पोज हो जाती है जब आप उसको एक मर्तबा पूरा टर्न करते हैं। हाउ मेनी टाइम्स इट सुपर इम्पोजेस ऑन इटसेल्फ, दिस इज कॉल्ड रोटेशनल सिमेट्री। अब जैसे ये रेक्टेंगल है, आपने इसको टर्न किया, देखो एक मर्तबा सुपर इम्पोज हुई, दूसरी मर्तबा, तो ऑर्डर 2 हो गया। अब ये क्या चीज है, पैरेललोग्राम। इसको आप रोटेट करो तो ये भी 2 मर्तबा सुपर इम्पोज हो गया। अब ये ट्राइंगल है। इसी तरह बहुत सारी फिगर्स हैं, मैंने टेबल बनाए एंड आई हैव पोस्टेड इट ऑन द ग्रुप आल्सो। ये आप याद कर सकते हो। वैसे तो याद करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन कभी कभी मेमोरी वर्क कर जाती है कि रोटेशनल सिमेट्री का मुख्तलिफ फिगर्स का ऑर्डर क्या है। अब जैसे ऑर्डर 2 की फिगर देखी आपने, फिर ऑर्डर 4, ये ऑर्डर 4 की फिगर बना रहा हूं। ऑर्डर 4 की फिगर कैसे, कि जब तुम इसको घुमाओगे तो ये वाली चीज इस पे आ जाएगी, ये इस पे आ जाएगा, ये इस पे आ जाएगा। ऑर्डर 3, ये फिगर बन गई, ये ऑर्डर 3 है। ये सवाल बड़े मशहूर है आजकल, वो शेडिंग वाले। रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 4, आप इसमें 2 स्क्वायर और आप इसमें स्क्वायर ऐड करें, मजीद शेडिंग करें। अब देखें ऑर्डर 4 हो गया। अब जब आप इसको घुमाएंगे एक मर्तबा पूरा, तो ये 4 मर्तबा सुपर इम्पोज करेगा। ऑर्डर 4, देखो फिगर पूरी तरह सिमेट्रिकल हो गई ना। अब ये पूरा घूम जाएगी। पॉलीगॉन्स एक और छोटा टॉपिक है और बहुत रेगुलर पेपर में आता है। पॉलीगॉन्स दो तरह के होते हैं, रेगुलर और इररेगुलर। रेगुलर वो होते हैं जिसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं, इररेगुलर वो होते हैं जिनकी साइड्स इक्वल नहीं होती। जो एंगल पॉलीगॉन के अंदर बनता है वो इंटीरियर है और जो बाहर बनता है वो एक्सटीरियर है। देखो,
exterior angle plus interior angle is 180. Regular polygon interior angle is equal to n minus 2 into 180 upon n. फिर exterior angle का फॉर्मूला जो किसी भी पॉलीगॉन पे लग जाए वो वाले फॉर्मूला भी देखें। सिमिलर फिगर एक बहुत रेगुलर टॉपिक है। अगर दो फिगर सिमिलर हों तो उनमें जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होता है वो सेम होता है। L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू X1 अपॉन X2। देखो, अगर दो फिगर सिमिलर हों तो उनमें रेशियो जो है वो सेम होता है। ये रेशियो कोई सी दो साइड्स में बन सकता है। अगर एरिया में रेशियो सिमिलर फिगर हो तो एरिया का फॉर्मूला ये बन जाएगा। सिमिलर फिगर में वॉल्यूम का फॉर्मूला देखो और फिर मास का फॉर्मूला देखो। ये वाली स्क्रीन देखो। कंडीशंस फॉर ट्राइंगल्स टू बी सिमिलर, थ्री एंगल्स इक्वल हो, वो जो हमने पढ़ा है ना कि सिमिलर के लिए आपके पास कुछ कंडीशंस होती हैं। एक तो तीनों एंगल इक्वल हो, साइड्स प्रोपोर्शनल हो। तो ये दो कंडीशंस होती हैं। अगर फिगर्स डिफरेंट टाइप्स की हों तो उनमें सिमिलैरिटी नहीं हो सकती। कॉन्ग्रेंसी, कॉन्ग्रेंसी एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें वो मशहूर है एस होता है, एस होता है, RHS होता है। ये चार कंडीशंस होती हैं जिनमें आप कॉन्ग्रेंसी लिख सकते हैं। कॉन्ग्रेंसी का मतलब क्या है? कॉन्ग्रेंसी का मतलब है कि आप दो फिगर्स को बिल्कुल
इक्वल, बिल्कुल पैरेलल इक्वल काउंट कर लेते हैं। फंक्शन एक और छोटा टॉपिक है, ये भी आता रहता है, बहुत रेगुलर सवाल आता है। सबसे पहले फंक्शंस होते क्या है, ये इक्वेशंस होती हैं, इनके कुछ खास सिंबल्स होते हैं, एफ एक्स, जी एक्स, एच एक्स। जब आप लिखते हैं एफ एक्स इज एरो x+3, तो एरो को पढ़ते हैं मैप्ड ऑन टू एफ एक्स इज इक्वल टू x+3, और फिर आप उसको इक्वल बना दें। बेसिक कैलकुलेशन, जो x की वैल्यूज होती हैं हम उनको कहते हैं x ऑब्जेक्ट, और जो y की वैल्यूज होती हैं हम उनको कहते हैं इमेज। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, जिसका सिंबल एफ इनवर्स एक्स होता है, किसी फंक्शन का जो इनवर्स होता है वो बेसिकली करते क्या है कि आप x को y बना दें और y को x बना दें। स्टेप्स देखें, सबसे पहले इनवर्स बहुत रेगुलर पेपर में आता है। फॉर एग्जांपल कि आपने एफ एक्स में y रख दिया, फिर y इज इक्वल टू x-2, ये पहला स्टेप हो गया। फिर आप रीअरेंज करके x को सब्जेक्ट बनाएं। जब आप x को सब्जेक्ट बना लेंगे तो उसको कहते हैं इनवर्स। ये स्टेप्स गौर से देखें। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, दो एग्जांपल्स हैं। अगर 2 मर्तबा x आ रहा हो, अगर 2 मर्तबा x आ रहा हो तो आप उसमें कॉमन ले लो। देखो यहां पर एक फंक्शन है और एक उसका इनवर्स है। इनवर्स जो होता है ना वो y इज इक्वल टू एक्स पर मिरर इमेज होता है। ये उसको बनाने का एक तरीका है कि जब आपको इनवर्स को ग्राफ करना हो तो उसको y इज इक्वल टू एक्स पे मिरर कर दें। अनडिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं, अगर किसी फंक्शन के डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए, अगर किसी फंक्शन के डिनोमिनेटर में जीरो आए तो उसको कहते हैं अनडिफाइंड केस। स्केचेस, स्केचेस कभी कभी पेपरों में आते हैं और इसीलिए कभी कभी प्रॉब्लम बन जाते हैं। जैसे ये मैंने आपको स्केचेस नोट्स में बनवाए हैं, ये स्केचेस याद करके जाने चाहिए। इनमें ट्रांसलेशन भी होती है, ऊपर नीचे मूव कर दें, लेफ्ट राइट मूव कर दें। y is equal to x cube, y is equal to 1 upon x, फिर y is equal to 1 upon x square, y is equal to a power x, और y is equal to under root x। इनमें 3 इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं, रिफ्लेक्शन, ट्रांसलेशन, रोटेशन। ये वो जीटी वाली नहीं है, वो तो एक अलग टॉपिक है पूरा। जीटी में जो आप पढ़ते हैं ट्रांसलेशन, रोटेशन वगैरह, ये वो नहीं है, बल्कि ये एक अलग चीज है।
इनइक्वालिटीज एक और छोटा टॉपिक है, ये भी रेगुलर पेपरों में आता है। देखो इनइक्वालिटीज में ये बात नोट करो कि जब तुम साइड चेंज करते हो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। जब एक साइड पे नेगेटिव हो और आप उसको दूसरे साइड पे शिफ्ट कर दें तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाता है। जब दोनों तरफ नेगेटिव हो तो नेगेटिव नेगेटिव को कैंसिल कर देता है और उसमें आप इनइक्वालिटी साइन को चेंज कर दें। गौर से देखिएगा दोनों कंडीशंस जो हैं, दोनों जो रूल्स हैं। Shading rules. Always check that question consider the shaded or unshaded region as the required region. ये बड़ा टेक्निकल कॉन्सेप्ट है कि जब तुम्हें शेडिंग का कुछ सवाल मिलता है तो तुम ये पहले चेक करो कि एग्जामिनर किस चीज को कंसीडर कर रहा है शेडिंग रूल्स में। वो शेडेड एरिया की बात कर रहा है या अनशेडेड की। जैसे रूल नंबर 1, जब लेस देन या ग्रेटर देन होगा, खाली लेस देन ग्रेटर देन ये वाला, तो लाइन डॉटेड बनेगी। अगर डबल इनइक्वालिटी होगी तो लाइन कंटिन्यूअस बनेगी। रूल नंबर 2, अगर y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 लिखा है तो अगर आप को वो कहता है y इज लेस देन एक्स प्लस 2, ठीक है, अनशेडेड रीजन इज द रिक्वायर्ड रीजन, तो आप उसके नीचे वाले एरिया को अनशेड कर दो। ये एग्जामिनर बताता है कि वो किसको कंसीडर कर रहा है। ये एक पुराना कॉन्सेप्ट है और आजकल जरा कम है। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ अ रीजन, ये इस तरह के क्वेश्चन होते थे जिसमें बाकायदा एक रीजन बाउंड हो जाता था और हमें उसके रीजन के कोऑर्डिनेट्स या इनइक्वालिटीज निकालनी होती थी। नाउ वी मूव टू अनदर पेपर 1 टॉपिक, सर्कल प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी ये है कि अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ये तुम्हें नजर आ रहा है, जब तुम सेंटर से परपेंडिकुलर बनाते हो तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा और ये दोनों तरफ से रेडियस बन जाएगा। नंबर 2, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? एंगल्स इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल। बड़ी मशहूर प्रॉपर्टी है, इसमें एक जिगजैग सा बनता है और उसमें एंगल दोनों तरफ बराबर होते हैं। Angle subtended by the diameter of a circle is always 90। देखो ये डायमीटर से एंगल आ रहा है, हमेशा 90 होगा। Opposite angles in a cyclic quadrilateral are supplementary। supplementary कहते हैं जिनका सम 180 हो। अब ये दो एंगल हैं जो आमने सामने हैं और उनका सम 180 हो रहा है। For a cyclic quadrilateral, the exterior angle is always equal to the interior opposite angle। ये साइक्लिक कॉर्ड है ना, तो ये एक्सटीरियर है, ये उसके सामने आएगा तो इक्वल हो जाएगा। रेडियस एंड टेंजेंट आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो रेडियस और टेंजेंट आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर।
two tangents drawn from the same point to a circle are always equal in length, and they are subtended, and they subtend equal angles and at the equal angles at the center of the circle and also at the starting point. देखो, जब तुम दो टेंजेंट्स बनाओगे तो दोनों तरफ से टेंजेंट्स बराबर होंगे, दोनों रेडियस भी बराबर होंगे और दोनों जो एंगल बनाएंगे सेंटर पर वो भी बराबर होंगे। ये काफी बड़ी प्रॉपर्टी है, इसको जरा देखें। Angle between a chord and a tangent is always equal to the angle in the alternate segment. देखो यहां पर एक एंगल यहां बन रहा है और एक एंगल यहां पर है, ये दोनों एंगल हमेशा बराबर होते हैं। एंगल एट द सेंटर इज ऑलवेज ट्वाइस द एंगल एट द सर्कमफेरेंस। अब ये एंगल है सेंटर पे और ये सर्कमफेरेंस पे है, तो ये उसका ट्वाइस है। ग्राफिकल सॉल्यूशन ज्यादातर पेपर 2 में आया है, कभी कभी पेपर 1 में आता है। इसमें खास तरह की शेप बनती है जब पॉइंट्स लगा दिए जाते हैं ना, और जब आप उसमें टेंजेंट बनाते हैं तो असल स्किल टेंजेंट बनाने की होती है। फिर टेंजेंट बनवाने के बाद एग्जामिनर ग्रेडियंट निकलवाते हैं। हाँ, ये प्रॉपर्टी काम की है पेपर 1 में कि जो लाइन ऊपर की तरफ स्लोप करती है उसका ग्रेडियंट पॉजिटिव होता है, और जो लाइन नीचे की तरफ स्लोप करती है उसका जो ग्रेडियंट है वो नेगेटिव होता है। काइनेमेटिक्स के स्केचेस कई मर्तबा पेपर 1 में आ चुके हैं। ज्यादातर ये पेपर 1 के आखिरी क्वेश्चंस में होता है जो जरा बड़े क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन 2018 में सीआई ने कहा था कि फिर ऑर्डर अप जरूरी नहीं कि बड़े क्वेश्चन आखिर में और छोटे शुरू में। अब शफल हो गया और अब नए पेपरों में ऐसा ही हो रहा है। जो डिस्टेंस टाइम स्केचेस होते हैं उनका ग्रेडियंट स्पीड को शो करता है, एरिया कुछ शो नहीं करता। और जो स्पीड टाइम स्केचेस होते हैं उनका ग्रेडियंट एक्सेलरेशन को शो करता है, और उनका एरिया मशहूर है डिस्टेंस ट्रेवल्ड को शो करता है। स्केचेस रिव्यू ये तुम्हें अच्छे से देखने हैं और इनको याद करना है।
जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स मशहूर हैं उनको भी एक नजर देखें। जो लाइन ऊपर जा रही है वो शो करती है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जब लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है तो दैट इज कांस्टेंट वेलोसिटी, जब लाइन नीचे आती है तो इट इज कांस्टेंट डिसेलरेशन। ये वाली स्केचेस भी एक मर्तबा गौर से देख लें। मेट्रिसेस ये भी एक छोटा टॉपिक है एंड इट कॉमनली कम्स इन पेपर 1। किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, रोज और कॉलम को मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख देते हैं। आप नंबर ऑफ रोज लिखें, नंबर ऑफ कॉलम्स लिखें। टू मेट्रिसेस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड इफ एंड ओनली इफ दे हैव द सेम ऑर्डर। आप ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर ऑर्डर में फर्क हो तो ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। टू मेट्रिसेस कैन बी मल्टीप्लाइड if the number of columns of the first matrix is equal to the number of rows of the second। देखो ये वाला, बीच के दोनों नंबर सेम है ना तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीच के नंबर डिफरेंट हो, ये पेयर डिफरेंट बन रहा है तो ये मल्टीप्लाई नहीं होगा। मल्टीप्लाई करते कैसे हैं, रो इनटू कॉलम। देखो रो इनटू कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर ऐड कर देते हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस में आप अगर ऑर्डर बदल दें तो मैट्रिक्स बदल जाएगी, मैट्रिक्स विल चेंज। नंबर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, नंबर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसको कहते हैं डिटरमिनेंट और मैग्नीट्यूड ऑफ अ मैट्रिक्स। देखो इसकी वर्किंग चेक करो। अगर डिटरमिनेंट 0 आ जाए तो इसको कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट इज ऑल्सो कॉल्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ अ मैट्रिक्स। फिर शिफ्टेड और एडजॉइंट मैट्रिक्स, इसमें राइट वाली जो डायगोनल होती है ये वाली, उस पे जगह बदल दें, और ये वाली जो डायगोनल है इस पर साइन चेंज कर दें। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू शिफ्टेड मैट्रिक्स। और आप जब इनवर्स निकालें तो पहले निकालें डिटरमिनेंट और फिर निकालें शिफ्टेड मैट्रिक्स और उसको फॉर्मूला में डालकर सॉल्व कर दें। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स कैन नॉट बी फाउंड इफ द डिटरमिनेंट इज 0। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 हो तो ज़ाहिर उसका फिर इनवर्स तो नहीं निकल सकता। अगर ax इज इक्वल टू b है तो जब आप a को दूसरी तरफ भेजेंगे तो वो a इनवर्स बन जाएगा, यानी उधर जाके वो इनवर्स हो जाएगा। और ये ख्याल रखना होगा कि उधर जाएगा तो वो b से, अगर इधर x से पहले है तो उधर b से पहले आएगा। ai इज इक्वल टू a, अब तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, लेकिन a इंटू आई, आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वी आर रीचिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर लेक्चर। और ये टॉपिक है, ये भी छोटा टॉपिक है और पेपर 1 में बहुत आता है। देखो, डिस्टेंस फॉर्मूला में तुम 2 पॉइंट्स डालकर डिस्टेंस निकालने के लिए ये यूज करोगे। मिड पॉइंट फॉर्मूला गौर से देखो। फिर ग्रेडियंट का फॉर्मूला बहुत फेमस है। इक्वेशन ऑफ अ लाइन, वैसे इसके 2 फॉर्मूलाज हैं, लेकिन जो ऊपर वाला फॉर्मूला है वो ज्यादा बेहतर है यूज करने के लिए मैथ्स के अंदर। एड मैथ्स में नीचे वाला यूज करो। अगर 2 लाइंस पैरेलल हो तो उनका जो ग्रेडियंट होता है वो इक्वल होता है। परपेंडिकुलर लाइंस m1 क्रॉस m2 इज इक्वल टू -1। लाइंस पैरेलल टू एन एक्सिस, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल में एक फॉर्मूला जो एडमेस वालों को याद हो जाता है, ये फॉर्मूला मैथ्स में अब यूज नहीं होगा, आप इसको यूज नहीं कर सकते। डायगोनल्स का रूल क्या है? जो सिमेट्रिकल फिगर्स होती हैं उनमें दोनों तरफ से डायगोनल्स का मिड पॉइंट सेम होता है, और रोम्बस जैसी फिगर्स में जो डायगोनल्स होती हैं दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कोलिनियर क्या होते हैं? जो एक ही स्ट्रेट लाइन पर हो। ए बी एंड सी आर कोलिनियर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये वो लाइन होती है जो किसी दूसरी लाइन के बिल्कुल बीच में से काटती है और उसके मिड पॉइंट से क्रॉस करती है। चलें, हमने इंपॉर्टेंट जो पेपर 1 के खास तौर पे छोटे वाले टॉपिक्स हैं, वैसे तो ज़ाहिर है स्टैटिस्टिक्स है, वेक्टर्स हैं, ये सारे पेपर 1 में भी आ जाते हैं, बट वी वर स्पेसिफिकली रिवाइजिंग दोज बेसिक पेपर 1 टॉपिक्स, तो हमने रिवाइज कर ली हैं। अगर तुम्हारे पास कोई क्यूरी है इस वक्त तो यू कैन टेल मी। कोई भी क्वेश्चन हो कल के पेपर से रिलेटेड, कोई कंफ्यूजन हो तो तुम मुझे बता सकते हो।